हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिस्ट्री की क्लास है जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, है ना। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 2 के लिए है। पीछे की जो क्लास हमने की है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो जरूर देखिए। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ये बुक है आपकी क्लास 6 की, हमारे अतीत, है ना। तो इसमें आज जो हम कर रहे हैं वो 5वां चैप्टर करने वाले हैं, हम चैप्टर 5, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, ये आपके चैप्टर का नाम है। तो एक बच्चा है संकरण, है ना। तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने के लिए जा रहे हैं और वो जो चुनाव केंद्र है वहां पर सबसे पहले पहुंचना चाहते हैं। तो संकरण ये जानना चाहता था कि ये जो हमारे नाना नानी है ये इतने उत्साहित क्यों है। तो उसके नाना नानी ने उसको समझाने की कोशिश की कि आज हमें अपने शासक को चुनना है, मतलब आज जो है हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। तो इसीलिए आज का दिन बड़ा खास था उनके लिए, है ना। आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग शासक कैसे बने, है ना। अब यहाँ हम जानेंगे कि आज जो हमारे नेता जो बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं और जो पहले का समय था उसमें जो हमारे शासक बना करते थे वो किस आधार पर बनते थे, किस तरीके से बनते थे, है ना। तो लगभग 50 वर्षों से, है ना, 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव कैसे करते हैं, मतदान के जरिए करते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, करीब 3000 साल पहले की जो बात है यहाँ पर, कि लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे, है ना। अब उसमें एक यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ, है ना, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो ये है अश्वमेध यज्ञ, है ना। यह एक ऐसा आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस यज्ञ में, अश्वमेध जो यज्ञ था, इसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर उस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे उस राजा के साथ युद्ध लड़ना होगा जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। और अगर उन्होंने उस घोड़े को जाने दिया, नहीं रोका, तो इसका मतलब क्या होता था कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वो ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है बेटा। अगर घोड़े को रोक लिया तो दोनों लोगों को युद्ध करना पड़ेगा। अगर घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब है कि जो राजा यज्ञ कर रहा है वो शक्तिशाली है ना। फिर क्या होता था उसके बाद, उन राजाओं को, अब बाकी के जो राज्यों के राजा थे सभी राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ जो है विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। और उसके बाद, क्योंकि उनको भाई सम्मानित भी तो करेंगे आप, तो क्या उपहारों से उन्हें सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा था वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था उस समय। और यज्ञ में आमंत्रित सभी जो राजा थे वो उसके लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। इन सभी आयोजन में जो राजा होता था उसका जो स्थान है वो बहुत मुख्य होता था, है ना। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। किसको, जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा होता था उसको। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वो राजा की विजय और उसके गुणों को बताता था। और जो राजा के सगे संबंधी थे, जैसे उसकी रानियां, उसके पुत्र, उन लोगों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजा का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना ही होता था। जो और राजा जिनको आमंत्रित किया जाता था उनका काम क्या था, बस यज्ञ की प्रक्रिया को देखना। राजा के ऊपर पुरोहित लोग पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई जो है वो अनुष्ठान करते थे, है ना। तो राजा के ऊपर पवित्र जल के छिड़काव को तो करते थे लेकिन उसके साथ अन्य कई अनुष्ठान भी करते थे।
और जो वैश्य जैसे लोग थे, जो वैश्य जैसे सामान्य लोग थे, वो क्या लाते थे? उपहार लेके आते थे। और जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें अनुष्ठानों में, मतलब कई ऐसे अनुष्ठान थे जिन्हें उन लोगों को उसमें शामिल भी नहीं किया जाता था, है ना। तो अब ये क्वेश्चन है आपसे कि इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाइए। पेशे के आधार पर वहां कौन कौन से वर्ग शामिल थे, ये क्वेश्चन है आपसे, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अब यहाँ पर बताया गया है कि उस समय जो है 4 सामाजिक वर्ग थे बेटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण थे उनका क्या काम था? वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना, है ना, जिनके लिए उन्हें क्या मिलता था? उपहार मिलता था। लेकिन जो क्षत्रिय थे उनका काम क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, है ना। जो क्षत्रिय थे उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। और जो वैश्य थे उनका काम क्या था? खेती करना, पशुओं को पालना और व्यापार करना। और जो शूद्र होते थे उनका काम था कि ये जो तीनों वर्ग है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्गों की सेवा करते थे। कौन? शूद्र, है ना। ये इन तीनों वर्गों के लोगों की क्या करते थे? सेवा करते थे। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अब ये जो एक आपको पात्र दिख रहा है ना, ये क्या कैसा है? ये चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली, और ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन कराने के लिए किया जाता होगा। ये वाला जो पात्र है इस तरीके का। आगे बढ़ेंगे। जनपद, है ना। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपद के जो हैं वो राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह, है ना। अब आपको एक मानचित्र दिया गया है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जनपद जो है वो दिखाए गए हैं। अगले पेज पर शायद इसमें मैप लगाया है मैंने, है ना। जो पुरातत्वविदों के अनुसार इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की गई। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें मुख्य हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में भी रहते थे, मवेशियों और अन्य जानवरों को भी पालते थे, और वो चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों की फसल भी करते थे, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। ये जो पात्र है ना, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। अब ये क्या है? चित्रित धूसर पात्र है ये, है ना। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि बर्तन की जो चित्रकारी बर्तन में की गई होगी, और ये आमतौर पर इसमें कैसी सरल रेखाएं तथा ज्यामिति आकृतियां इसमें बनी हुई होती थी। इसमें आपको इमेज में दिख नहीं रहा होगा, इसमें इस तरीके से कुछ कुछ जो है आपकी आकृतियां इस तरीके से बनी हुई है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अब महाजनपद क्या होता है ना। महाजनपद के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसमें आपके जो 16 महाजनपद हैं और उनकी जो राजधानियां हैं, है ना, उनके बारे में हम जानेंगे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, है ना। कुछ जो जनपद थे वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, तो इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है बेटा। जो जनपद थे वो इतने महत्वपूर्ण हो गए कि उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। अर्थात किलेबंदी क्या है? इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर से, मतलब पत्थर से ऊंची ऊंची दीवारें बना देना, इसे कहते हैं किलाबंदी, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। अब ये है महाजनपद, है ना। इसमें महाजनपद का ये मैप है। अब इसमें तो आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा होगा। जैसे कि आपका गांधार, है ना, ये गांधार, ये महाजनपद है आपका, है ना। उसके बाद आपका इसमें ये गांधार है ना, और इसके बाद है आपका मगध, और ये है आपका कुरु, है ना, और ये है आपका मगध, है ना। इसमें है फिर आपका इधर ये अवंती, है ना,
तो ये थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे है आपका कोसल, है ना। एक अगला मैप भी है बेटा जिसमें आपको एकदम साफ दिखेगा, है ना, उस मैप पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें ऐसे जो 16 महाजनपद थे, है ना, एक बार नाम आप ऐसे ही सुन लीजिए, जैसे मगध हो गया आपका, कुरु हो गया, है ना, और आपका पांचाल हो गया, वत्स हो गया, मृत्स्य हो गया, काशी हो गया, कौशल हो गया, अंग हो गया, वज्जी हो गया आपका, चेदी, मल्ल, अवंती, सूरसेन, काम्बोज, अस्मक और गांधार, है ना। तो ये सब है इसमें, पर इसमें क्लियर नहीं है। अगला मैप हम देखते हैं जो इसके बाद है। ये देखो बेटा, यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके जो 16 महाजनपद हैं और उनकी राजधानी भी, है ना, जैसे कि गांधार, है ना। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ दिखेगा गांधार, इसकी राजधानी क्या है, तक्षशिला, है ना। ये सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा, ये पंचाल, है ना, ये इसकी राजधानी, है ना, ये कौशल, इसकी राजधानी ये, है ना, मल्ल, इसकी राजधानी ये है, और ये काशी, इसकी राजधानी ये, वज्जी, राजधानी दर्द रखी है, अंग, है ना, इसकी राजधानी है मगध, मगध की राजधानी राजगृह, है ना, वत्स, कौशाम्बी इसकी, चेदी, है ना, शक्तिमती, है ना, अवंती, उज्जैन, अश्मक, कोटली, है ना, मत्स्य, विराटनगर, और ये कुरु, इंद्रप्रस्थ। तो इस तरीके से ये आपके क्या थे बेटा, 16 महाजनपद हैं जिनकी राजधानियां भी इसमें दी हुई हैं। इस मैप में आपको अच्छे से दिख रहा होगा, जो पहले वाला मैप था बेटा वहां नहीं क्लियर हो रहा था, इसीलिए ये दूसरा मैप मैंने लगाया। तो ये 16 महाजनपद थे, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची दीवार खड़ी कर अपनी जो समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे, है ना, कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए एक व्यापक योजना बनानी पड़ती होगी, और ना जाने कितनी लाखों की संख्या में ईंटों की जरूरत पड़ती होगी, पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता होगा, है ना, और हजारों स्त्री पुरुष और बच्चे जो हैं इस काम में इन्होंने कितना अपना मेहनत की होगी, कितने संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी, है ना, तभी तो इतनी ऊंची जो है वो दीवारें बनती होंगी। आगे बढ़ेंगे हम। कोसाम्बी किले की दीवार, है ना, कोसाम्बी किले, ये कोसाम्बी किला, है ना, इसकी दीवार ये देख रहे बेटा आप, ये है इसकी दीवार, है ना, कितनी मतलब पतली सी ईंटें लगी हुई है इसमें, है ना। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास स्थित है ना। मिट्टी के ईंट के दीवार के अवशेष हैं जो, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास, है ना। इसके एक भाग का निर्माण लगभग जो है 2500 साल पहले मतलब हुआ होगा, है ना। तो ये जो कौसाम्बी का जो जिला है बेटा आपका, है ना, ये इसके बारे में है। अब ये जो कौसाम्बी है ये उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज मंडल में स्थित एक जिला है ना। और ये जो मतलब बुद्ध के समय में जो कौसाम्बी है वो भारत के 6 सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध शहरों में एक था। कौन था, कौसाम्बी, है ना। और कौसाम्बी का जो प्राचीन नाम है बेटा वो क्या था, वत्स, कौसाम्बी का प्राचीन नाम था। तो मतलब ये जो है ये कौसाम्बी के बारे में हो गई जानकारी आपकी। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अब राजा सेना रखने लगे थे, जो अब राजा थे वो क्या रखने लगे थे, सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को एक नियंत्रित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, और कुछ भुगतान जो है वो सिक्कों के रूप में किया जाता था, है ना। ये देखो ये है वो सिक्के, है ना। अब आपसे यहाँ एक सवाल पूछा गया है कि जो महाजनपद के जो राजा हैं वो और जो ऋग्वेद में हमने राजा पढ़े थे उन दोनों में क्या अंतर है। अब आपको याद होगा जो ऋग्वेद में हमने राजा पढ़े थे तो मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही राजा शब्द सुनते हैं हम तो हम क्या सोचते हैं कि महल में रहते होंगे, है ना, और बहुत ज्यादा धनवान होंगे, है ना, और सेना होगी बहुत ज्यादा, कर वसूल करते होंगे, यही तो सोचते हैं। तो जो ऋग्वेद में जो राजा थे वो ना तो बहुत
धनवान थे, ना ही उनके पास बड़े बड़े महल थे, ना ही उनके पास स्थायी सेना थी, और ना ही वो कर वसूल करते थे। कौन से राजा? जिन राजाओं का उल्लेख ऋग्वेद में हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पे जो राजा हैं, जो महाजनपद के राजा हैं, वो कैसे हैं? उनके पास महल भी हैं, है ना, सेना भी है, और वो कर भी वसूल करते हैं। तो दोनों में ये फर्क है ना। जो ऋग्वेद के राजा थे वो, और जो महाजनपद के राजा जो आज आपने पढ़े, इन दोनों में यही फर्क है ना। आगे बढ़ेंगे हम। कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, है ना, और प्रचुर मात्रा में इन्हें संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर ही निर्भर नहीं थे। अब वो क्या करने लगे थे? कर वसूलने लगे थे। अब कर लगाते कैसे थे? फसलों पर कर लगाया जाता था, जो कारीगर है उनके ऊपर कर लगाया जाता था, जो पशुपालक है, जो पशुओं को पालते हैं, है ना, और जो उनके उत्पाद होता है, जो उन्हें फायदा होता है पशुओं के पालन से, तो वो उस पर कर लगा दिया जाता था। व्यापारी जो है ना, जो वो सामान है उन पर उन्हें कर देना पड़ता था। और जो आखेटक और संग्राहक हैं, वो जंगल से जो भी वस्तुएं प्राप्त करते थे वो उन्हें देनी होती थी। तो मतलब ये देखो कि हर कितनी जगह इन्होंने कर लगाया। फसलों पर भी लगा दिया, कारीगरों के ऊपर भी, पशुपालकों पर भी, व्यापारियों के ऊपर भी, और आखेटकों और संग्राहकों को भी, है ना, इन सब के ऊपर। अब ये राजा, और जो ऋग्वेद के राजा थे वो तो कर वसूल नहीं करते थे, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। कृषि में परिवर्तन। अब ये जो युग था, इसमें कृषि के क्षेत्र में भी दो बड़े परिवर्तन हुए। जो हल थे, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले कैसे थे? लकड़ी के थे, है ना। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, है ना। इससे फसलों की क्या हुई? उपज बढ़ गई, है ना। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का जो रोपण है वो शुरू कर दिया, है ना। अब खेत में बीज छिड़क कर धान को नहीं उपजाया जाता था। अब क्या होता था कि धान का पौधा तैयार करके उसका रोपण शुरू किया जाता था। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। इससे क्या हुई? पैदावार ज्यादा होने लगी, है ना। पहले क्या करते थे? धान का बीज ही छिड़क देते थे। अब क्या होते थे? धान का जो पौध उगाते थे, फिर उसका जो उसकी रुपाई करते थे। आपने देखा भी होगा कि वो छोटी छोटी पौध होती है, फिर उसको खेत में लगाया जाता है ना। खेत में पूरा पानी भर लेते, उसके बाद उसको लगाया जाता है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। सूक्ष्म निरीक्षण, है ना। इसमें मगध, मगध के बारे में हम जानेंगे। मानचित्र में मगध को ढूंढिए, है ना। लगभग कहाँ है आपका मगध? यहाँ पे आपका मगध। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां अब कहाँ है? गंगा नदी ये है और सोन नदी ये है। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, है ना। जिससे क्या हुआ? यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए क्या हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण थी। ये जो नदियां थी आपकी, गंगा और सोन नदी थी, तो ये क्या, ये तो इनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा तो वो है, वो जंगलों से भरा हुआ था। तो इन जंगलों से इनको लकड़ी मिल जाती थी, है ना। इन जंगलों में रहने वाले जो हाथी थे उनको पकड़कर उनको प्रशिक्षित किया जाता था, जो कि सेना में फिर काम करते थे, है ना। उनको शिक्षण दिया जाता था, फिर वो सेना में काम करते थे। तो यही नहीं, जंगल से क्या, है ना, जंगलों से घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए लकड़ी मिल जाती थी इनको। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की जो है वो खदानें भी हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए भी ये बहुत उपयोगी थी। अब देखो, जो ये मगध है इसमें तो सारी चीजें थी। गंगा और सोन नदी बहती थी, तो जिससे क्या होता था, इनको पानी की सुविधा हो गई, यातायात की, और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए तो ये बहुत ज्यादा सहायक थी। फिर जहां जंगल थे, तो जंगल में जो हाथी थे उनको पकड़कर उनको प्रशिक्षित करते थे, फिर उनको सेना के काम में लगाया जाता था। और जो जंगल से लकड़ियां मिलती थी उससे घर भी बनते थे, गाड़ियां भी बनती थी और रथ भी बनते थे। फिर जो लौह अयस्क की खदानें थी, वो लौह अयस्क से क्या होता था? औजार और हथियार बनाते थे ये लोग, है ना। तो देखो कितना यहाँ पे कितना समृद्ध था ये, है ना। आगे बढ़ेंगे। मगध के दो बहुत शक्तिशाली शासक, कौन? बिंबिसार और अजातशत्रु।
अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक हैं। अब ये है बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र क्या है? आज का पटना। और राजगृह जिसे राजगीर कहते हैं ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। 2300 साल से पहले की ये बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। और जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, है ना। अब आप ये देखो बेटा कि जो यहाँ पर जो सेना है और जो ऋग्वेद में हमने जो सेना के बारे में जाना था, अब उनके बारे में क्या अंतर है ना, अब ये आप बताएंगे मुझे, है ना। आगे बढ़। वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा है, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। तुमने उसके नजदीक वज्जी राज्य भी सुना था। तो जो मगध है, मगध तो शक्तिशाली था, लेकिन उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो यहाँ पर क्या थी, एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। कहाँ पे थी? वज्जी में। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे और जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। और ये सभी राजाएं जो हैं विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। जो जितने भी ये राजा थे, ये क्या करते थे? विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, सभाएं करते थे और सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए ये तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह से करना है ना। और शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए भी ये लोग क्या करते थे? मिलकर चर्चा करते थे। अच्छा, अब इन सभाओं का हिस्सा कौन लोग नहीं होते थे? जो स्त्रियां होती थी, है ना, जो दास होते थे और जो कंबकार होते थे, वो इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो है ना, यहाँ पे कैसी व्यवस्था थी? गढ़ या संघ वाली, है ना। आगे पढ़ेंगे हम। ये है वज्जी, है ना, इसकी राजधानी वैशाली। और ये है मगध, अभी आपको बताया था ना। और मगध की राजधानी राजगृह, है ना। आगे बढ़ेंगे। वज्जी संघ का यह वर्णन जो है आपको, ये है आपका दीघ निकाय। तो दीघ निकाय से लिया गया है किसका? वज्जी संघ का वर्णन। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ये बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था, है ना। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कर को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? क्या उनके सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे और पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। तब तक वो उन्नति करते रहेंगे, है ना। और शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे, है ना। तब तक ये लोग क्या करेंगे? उन्नति करेंगे, प्रगति होगी इनकी। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, है ना। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 15 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद जो गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया।
अब आगे के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 में, इससे रिलेटेड। ये है आपका गुप्त साम्राज्य। तो यहीं पर हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।